एग्जैक्टली। सो हम लोगों ने यहाँ तक है ना कल कंप्लीट कर लिया था हु मे बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी, और सारी एस्पेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मतलब ऐसा तो आएगा नहीं सीधे से लिख के, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, माइनर को लेके केस स्टडी आ सकता है, ठीक है, कंपनी को लेके आ सकता है। तो हमको वो एक बार वापस से गो थ्रू अच्छे से कर लेना, कोई डाउट रहेगा तो डिस्कस करना, ठीक है। नाउ फर्दर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझेंगे एक बार फटाफट से। एक है ना कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, बोला ग्लोबल डिपॉजिट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, जिसे बोलते हैं GDR शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब पहले यहाँ कॉन्सेप्ट फटाफट समझ लेते हैं कि GDR बेसिकली है क्या। देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे इंडियन कंपनीज हैं, इनको अगर इंटरनेशनल मार्केट से, अब इंटरनेशनल मार्केट का मतलब जो कि वहां का सिक्योरिटीज मार्केट होगा, वहां से इनको क्या कर रहा है, फंड रेज करना है। क्या करना है? फंड रेज करना है। अब फंड रेज करने के लिए बोले क्या करें, बोले इंस्ट्रूमेंट इशू करो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई सिक्योरिटी इशू करो, क्लियर। जब वो सिक्योरिटी इशू करेंगे आउटसाइड इंडिया, तो आपकी इक्विटी शेयर वहां नहीं चलता है। वहां पे क्या होगा, बेसिकली कंपनी जो होगी ना, यहाँ पर इंडियन कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को, किसको, इक्विटी शेयर्स को अंडरलाइन कर देगी। अंडरलाइन का मतलब भी समझाऊंगा, अंडरलाइन करेगी विद ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, और क्या करेगी, इधर उसका नाम इंस्ट्रूमेंट कर दे देगी डिपॉजिटरी रिसिट्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है। और अगर अमेरिका में होती तो बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट्स, और अमेरिका के अलावा कहीं पर भी इशू हो रही है जो कि अलाउड हमारी कंट्रीज हैं, परमिटेड कंट्रीज हैं, वहां हम उसको बोलते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, उसमें बोलते हैं GDR, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अब इक्विटी शेयर्स जो है ना यहाँ पर वो अंडरलाइन है। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, इक्विटी शेयर तो वहां पर अंडरलाइन कर देगा, शेयर कैपिटल के ही एक हिस्से में से इक्विटी शेयर जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया। लेकिन वहां ना एक्चुअली क्या इशू हुआ है, डिपॉजिटरी रिसिट्स, जिसे हम बोल रहे हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स, क्लियर एकदम। ये ओवरसीज जो है यहाँ पर, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बेसिकली क्या करती है, ये आपके इंडियन कंपनीज को हेल्प करता है इशू करने में, फंड वहां से कलेक्ट करने में। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, अगर इस कॉन्सेप्ट में, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों को हमने ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट इशू करी है वो कंपनी के मेंबर होंगे? और ध्यान सुनना, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 55, ये तो कंपनी सिक्का पढ़ा था हमने, और सेक्शन 41 पुराना वाला कंपनी सिक्का 1956, सेक्शन 141 1956 वाला कंपनी सिक्का, दोनों ने ही मेंबर का डेफिनेशन बताया हुआ है। मेंबर का डेफिनेशन में क्या देखे थे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, तो जैसे सब्सक्राइब किया है, या उसने कंपनी का शेयर कैपिटल में इन राइटिंग एग्रीमेंट किया है, या डिपॉजिटरी, कौन सी इंडियन डिपॉजिटरी हमारी जो है उसके पास उसके शेयर रखे हुए हैं और वो बेनिफिशियल ऑनर है। ये तीन बातें थी। तो यहाँ क्या वो तीनों बातों में से कोई एक बात भी आ रही है सामने? एक भी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, ये क्या नहीं है, इंडियन डिपॉजिटरीज नहीं है, क्लियर। तो बोला ना तो इन्होंने सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम को, ना ही इन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए राइटिंग एप्लीकेशन दी है, और ना ही इन लोगों ने इनके शेयर्स जो हैं वो एज ए बेनिफिशियल ऑनर की तरह रखे हुए हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाला क्या है, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, इसकी नेम की एंट्री तो हमको करनी पड़ेगी ना रिजर्व मेंबर में। क्यों कर रहे हैं वो भी उसका रीजन है, क्योंकि अंडरलाइंग शेयर्स किसके पास रखे हुए हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास। तो ऑफ कोर्स ओवरसीज डिपॉजिटरी का नेम तो कहां चला गया, मेंबर में, पर वो एक्चुअल मेंबर थोड़ी ना है। अच्छा ध्यान सुनना, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब सेक्शन 19 को हम देखते हैं कंपनीज एक्ट के, तो कहता है कि हाँ, लेकिन वो नॉमिनी की कैपेसिटी में रख सकता है। एग्जांपल देता है ना वहां पर भी कि कोई एग्जैक्टली, या तो डिजीज पर्सन के शेयर रख रही हो या नॉमिनी हो। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो यहाँ पर नॉमिनी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसका रीजन है, नॉमिनी बनने के लिए उस बंदे के पास, दूसरों के पास में इक्विटी शेयर होना चाहिए, लेकिन उसके पास इक्विटी शेयर थोड़ा, वो तो GDR है, बात पकड़ में आ रहा है। तो वो नॉमिनी भी ट्रीट नहीं हो रही। क्या कहना कि सर यहाँ तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का नेम कहाँ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, क्योंकि अंडरलाइंग शेयर्स इशू किसके नाम से हो रहे हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम से।
लेकिन सर दिक्कत तो ये है ना, जो जो एक्चुअली यू नो अल्टीमेट होल्डर है उसके पास इक्विटी शेयर थोड़ी ना आया है, उसके पास तो क्या आया है, सीडीआर। तो नॉमिनी वाला भी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो रहा। तो कहीं से भी उठा के चेक कर लो, जो जीडीआर होल्डर्स होते हैं दे आर नॉट ट्रीटेड मेंबर ऑफ देयर कंपनी। क्लियर होगा, एकदम क्लियर है। चलो वेरी गुड। कहता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ अ होल्डर ऑफ जीडीआर। बोला ठीक है साहब बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या करा, सर्कुलर के थ्रू उसको क्लियर किया। कहता है सेक्शन 41 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, और जो आज के डेट में हम पढ़ते हैं किसमें, सेक्शन 2 क्लॉज 55 में। ठीक है, वह कहता है कंपनीज एक्ट, अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, या तो उसने क्या किया, सब्सक्राइब मेमोरेंडम किया हो, सब्सक्राइब तो किया, मेमोरेंडम किया है। ये कह रहा है हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर since holder of GDR is neither the subscriber to the memorandum nor a holder, ये भी हम जानते हैं, of shares, his names cannot be entered in the register of members, therefore a holder of GDR receipts cannot be called a member of the company। अच्छा एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप होगा ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप होगा तो ये एक केस फॉर्म में बन के आ सकता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रखना माइंड में, अगर केस फॉर्म में बन के आता है कैसे, जैसे भी हमने डिस्कस किया सिचुएशन, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अंडरलाइन अगर जीडीआर हैं और वो, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, अभी क्या मैंने बोला था यहाँ पे अंडरलाइन है ना। अब अगर इसको क्या किया जाए, अगर कंपनी ने जब इसको जीडीआर इशू किया होगा ना, तो स्कीम बताई होगी कि ये स्कीम किस तरह से इशू की गई है, एंड लेटर ऑन इट मे बी यू नो पॉसिबल कि कंपनी ना इनको क्या करेगा, अंडरलाइन को ट्रांसफर करवा दे। जैसे एक यहां पर मान लीजिएगा लेट्स एग्जांपल यूके में एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसने क्या होल्ड कर रखे जीडीआर। ठीक है, अब देखो समझो, अगर जीडीआर की स्कीम में प्रोविजन है तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने सोचा कि मैं अब इंडिया जा रहा हूं, है ना, अपने बिजनेस के काम से, अब मैं 1 साल के लिए वहीं रहूंगा इंडिया। ठीक है, वो कहाँ गया, मान लीजिएगा इंडिया आ गया। कहाँ गया, इंडिया आ गया। अब इंडिया में तो जीडीआर नहीं चलने वाला उसका, क्योंकि वो लिस्ट कहाँ होता है, आउटसाइड इंडिया। बोला अब क्या करें सर, तो बोला ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने जीडीआर को ट्रांसफर करा सकते हैं, किसमें, अंडरलाइंग इक्विटी में, अंडरलाइंग इक्विटी में। अब उनके पास क्या आ गया, इक्विटी, अब वो क्या माने जाएंगे, मेंबर। बोलो बात पकड़ में आ गया एकदम। तो अगर वो वहां पर कोई स्कीम में ट्रांसफर का प्रोविजन अवेलेबल है और वो अगर ट्रांसफर हो जाते हैं किसके फॉर्म में, इक्विटी में, इससे ना अभी जब तुमको आगे और अगर पढ़ाने का मौका मिलेगा, कौन सा मॉड्यूल 2 के अंदर वाला पार्ट, तो बताऊंगा वहां पे फंजिबिलिटी एंड टू वे फंजिबिलिटी, यही कॉन्सेप्ट है जो बताता है जीडीआर को फिर अब इक्विटी में कैसे ट्रांसफर हो जाता है वो, क्लियर एकदम। तब उसको हम बोलेंगे क्या, मेंबर ऑफ द कंपनी, उससे पहले हम लोग नहीं बोलेंगे। क्लियर। अब कहता है सेक्शन 41 सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 55 क्या कह रहा है, a person holding shares of capital of a company whose name is entered in the beneficial owner in the record of the depository is deemed to be a member of the company। ये हम जानते हैं, जिसका नेम अगर बेनिफिशियल ऑनर है, जिसका नेम कहाँ एंटर है, डिपॉजिटरी के पास में, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल ऑनर। Since the overseas depository bank as it referred in the scheme is neither the depository defined in the Companies Act 1956 and Deposit Act 1996 nor holding share capital, therefore it cannot be deemed to be a member of the company। पर depository, overseas depository को भी मेंबर नहीं मानेंगे। अब देखो ऊपर से देखने में क्या लगेगा, सर अंडरलाइन शेयर किसके पास में है, ओवरसीज डिपॉजिट पास में, ये तो जाती हो गया, उसका नेम होना चाहिए वहां पर। आप चिल्ला रहे हो इनकलाब जिंदाबाद, ये तो करप्शन इंडिया में, फ्रॉड चलता है, देखो गड़बड़। अरे नहीं, सुनो तो सही, जरा समझो तो सही क्या कह रहा है वो, कि अंडरलाइन तो है लेकिन डिपॉजिटरी को डिफाइन नहीं किया। ओवरसीज डिपॉजिटरी को ना तो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया ओवरसीज डिपॉजिटरी को। अगर डिफाइन होता, जैसे मान लीजिएगा डिपॉजिटरी को भी, ओवरसीज डिपॉजिटरी को भी हम डिपॉजिटरी मान रहे होते एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर डिपॉजिटरी एक्ट, तो कोई दिक्कत था ही नहीं फिर, क्योंकि फिर वो क्या किस कैटेगरी में आ गया, फिर वो नॉमिनी माना जाएगा। तो बोला हाँ ये मेंबर है, बट जब वो डिफाइन ही नहीं है किसके अंदर, ना कंपनीज एक्ट में ना ही डिपॉजिटरी एक्ट में, तो फिर वो भी मेंबर नहीं ट्रीट होगा। क्लियर एकदम। A holder of GDR may become a member of company only on transfer, देखो आगे ना वर्ड, or redemption of the GDR into underlying equity shares after following the procedure provided in the scheme provision of the Companies Act। बड़ा ठीक है, कब, लेकिन रिडीम करने तब
या ट्रांसफर हो जाए वो अंडरलाइंग शेयर्स के अंदर, तब होगा। क्लियर एकदम। आगे कहता है सिंस अंडरलाइंग शेयर्स आर अलॉटेड इन द नेम ऑफ द ओवरसीज डिपॉजिटरी, द नेम ऑफ सच ओवरसीज डिपॉजिटरी इज टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ member of the issuing company. However, until transfer or redemption of such GDR into underlying shares, Overseas Depository Bank cannot be considered as a nominee of the holder of GDR for the purpose of Section 42, read with Section 41 and Section 90, read with Section 2, Clause 55. अब Section 19 याद आ रहा है? कल डिस्कस किया था लास्ट वाले सेशन में। एग्जैक्टली एक्सेप्शन केसेस में होल्ड कर सकती है। 3 एक्सेप्शन जल्दी से दे दीजिए मुझे। या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पर्सन, दूसरा ट्रस्टी है, या फिर या बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडियरी इट वाज हैविंग ना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो बोला अभी क्या दिक्कत है, पहले था, है अभी भी। क्लियर एकदम। अच्छा अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब कितने घुमा ले फिरा ले यहाँ पर पकड़ जाओगे। ये अगर वो मतलब जीडीआर अंडरलाइन में कराए तभी वो ऐसा नंबर प्लेट होगा, लेकिन अगर जीडीआर ओडीआर में करवाए, अगर जेडीआर ओडीआर मतलब ओवरसीज डिपॉजिटरी, हाँ तो वो नंबर ना तो ओवरसीज यहाँ पर समझ डिपॉजिटरी ट्रीट होगी मेंबर। यस सर, अच्छा क्यों हम ओवरसीज को भी मेंबर थोड़ा ना बोलेंगे, नॉमिनी बोलते यस सर, इस पर कंपनी एक्ट। पर नॉमिनी का डेफिनेशन में तो नहीं आ रहे हो भाई साहब। वो नॉमिनी का डेफिनेशन में आने के लिए भी जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो होल्डर है, जेडीआर होल्डर, वो इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ी ना है। यस वो तो क्या है, डिपॉजिटरी रिसीट्स होल्डर। क्लियर एकदम, विदाउट क्लियर। चलें, चलिए ज्वाइंट मेंबर्स, ज्वाइंट मेंबर्स, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। पिछले 2-3 सालों में इस पर कोई खास क्वेश्चन आए नहीं है, पर आते हैं, है ना, आते हैं क्वेश्चन। ये कह सकते कि आते ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं आते तो पेज टर्न कर दो एकदम से, है ना, देखना है हमको। ज्वाइंट होल्डर तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, ए और बी के साइड किया कि हम कंपनी ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीदेंगे एक साथ। कंपनी ने उनको मान लीजिएगा 100 शेयर्स अलॉट कर दिए, तो इन दोनों की ज्वाइंट शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 100 हो गया ज्वाइंट शेयर होल्डिंग, है ना, 100 हो गया। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब ये लोग चाहे तो क्या होता है ना, यूजुअली नाम ऐसे लिखा जाएगा A एंड B, जरूरी नहीं A एंड B ऐसे लिखा जाए, कुछ भी नेम हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगा, इनका दिखाएगा ज्वाइंट होल्डिंग कितना, 100। अब ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्या चीज इसके अंदर, इन दोनों की मर्जी है, ये चाहे ना दोनों में से कोई भी अपना नेम पहले ऊपर लिखवा सकता है कि भाई मेरा नाम फर्स्ट लिखो। क्यों नेम उसका फर्स्ट लिखो, उसका रीजन है। क्या होता है जब कंपनी की मीटिंग होती है ना, जनरल मीटिंग्स, ये कंपनी को इंटीमेट करना होता है, नोटिस वगैरह इशू करना होता है, तो कंपनी उसी को करेगा जिसका नेम फर्स्ट मेंशन होगा, उसी को करेगा। ऐसा नहीं कि दो नोटिस भेज रहा है वो, क्योंकि याद रखना हमेशा ये भी एज वन शेयर होल्डर काउंट होंगे, वन शेयर होल्डर काउंट होंगे, ठीक है। बट अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, तो बी अगर चाहे तो अपना नेम क्या कर सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में दे सकता है और एक को बाद में कर सकता है, दोनों ही कंसिडर कर सके। लेकिन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए जरूरी क्या है, कंपनी के आर्टिकल में अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है तभी हो सकता है। अगर आर्टिकल में कोई बात रिस्ट्रिक्ट की गई है तो फिर नहीं होगा। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो ऑफ कोर्स ये लोग अपना नेम ऐसा कर सकता है। क्लियर है। यहां तक कि ये लोग क्या कह सकता है कि भैया ऐसा है, हमारे को ना 100 शेयर है ना, 50 हमारे नाम से लिखो और 50 हमारे नाम से लिखो, और अब ये हमारी मर्जी होगी इस पे वोटिंग मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये करेगा, ठीक है। या तो ये करेगा तो सिर्फ अपने के लिए कर ले, या मैं बताऊंगा कि मेरे वाले के लिए भी साथ में कर ले, तो स्प्लिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे कितना कुछ भी कर लो, तुम ट्रीट एक ही होगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होगे। तुम कौन हो, शिव और शक्ति, अलग अलग नहीं माने जाओगे। तो एकदम चलो देखते हैं। If more than one person apply for shares in a company and shares are allotted to them, each of such applicant become a member. अच्छा ईच, अब यहाँ पे ईच का ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अलग अलग काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा बात नहीं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना, सोचने वाला बात है। हम अगर नंबर से काउंट होगा तो बोले 10 शेयर ले लो सबके लिए एक नाम से, है ना, और हम सब हो गए एक भी, भला ऐसा नहीं है।
क्योंकि सपोज अगर एक पर्सन ने भी 10 शेयर्स ले लिए तब भी वो एक काउंट हो रहा है। Yes, sir. अब बोला हम लोगों ने लॉजिकल बात है ना। अब देखो आगे बोलता है अनलेस द आर्टिकल्स। अब यहाँ पे मॉड्यूल में अपने ना बड़ा बड़ा लिख दिया करो, क्योंकि ये खतरनाक होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जब केस लॉज आते हैं ना, या अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यूजुअली हम जज नहीं कर पाते कि आर्टिकल, हर बात पे हम क्या मान लेते हैं आर्टिकल क्या सही कह रहा है। जरूरी नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, एक्सप्रेस प्रोविजन बता रखा है, और वहां पर कहीं पर भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेकर स्पेसिफिकली कोई बात मेंशन नहीं की गई है, या आर्टिकल्स कोई बेटर प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल वाला बुद्धि जबरदस्ती नहीं लगाना है। लेकिन नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है आर्टिकल्स में प्रोविजन प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ना वर्किंग के अंदर, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आर्टिकल से प्रोविजन देते हैं। बट आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि क्या ओवरराइड कर देगा इसको, एक्ट को या मेमोरेंडम को, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर जरूर लिखा करो आर्टिकल हमको देखने का, जब पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड joint members can insist on having their names registered in any order they may require। इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया किस ऑर्डर में रखा जाएगा वो भी ये बताएगा। पता कहता है they may also have their holding split into several joint holdings with their names in different orders so that all of them may have a right to vote as first named holding in one और द अदर जॉइंट होल्डिंग्स। लेकिन करेगा कोई एक ही बंदा, सब इकट्ठे होकर मत आ जाना। तो अकेला या तो अपने 50 शेयर के लिए करे या बाकी के लिए भी कर सकता है। लिंक करेगा कौन? जिसका फर्स्ट नेम मेंशन होगा। क्लियर एकदम? कोई डाउट यहाँ पर? चले आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनी जॉइंट मेंबर्स। नॉमिनी जॉइंट मेंबर्स देखो, where shares of a company were registered in the joint names of the company। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है, कई बार अब दो चीज देखना, joint name of the company and one of the directors। क्या हुआ यहाँ पर? कंपनी एंड एक आ गया भाई साहब डायरेक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जॉइंट होल्डिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? कंपनी है और मेंबर और साथ में सॉरी डायरेक्टर, और क्या कर रहा है? जॉइंट होल्डिंग कर रहे हैं। इट वॉज हेल्ड दैट डायरेक्टर वॉज अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्पस। अब कहता है इस केस में हम लोग डायरेक्टर को क्या मानेंगे यहाँ पर? नॉमिनी। किसका? कंपनी का। ही कुड एक्ट जॉइंटली विद द कंपनी एंड नॉट इंडिविजुअली। अपना मर्जी से नहीं करेगा, बुद्धि लगाएगा। और फिर हमारा जॉइंट में ले रखा तो मेरा मर्जी के हिसाब से मैं कुछ भी कर दूंगा, नहीं, इंडिविजुअली नहीं करना है, कंपनी के साथ ही अपने को डिसाइड करना है। Now he had no right of his own in respect of shares and was not entitled to bring the proceedings on the basis of the being on the registered holder as he had। मतलब अपना मर्जी से क्या नहीं करने वाले हो कि तुम्हें सूट करना है, फाइल करना है तो तुम अपनी मर्जी से कर दोगे। नहीं 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 नहीं, जब तक कंफर्म नहीं हो, क्या कंसेंट नहीं हो विद द कंपनी, तो आप वहां पर एज अ नॉमिनी ट्रीट हो रहे हो। याद रखना, आप अपने शेयर के लिए तो आप कंसेंट दे रहे हैं, लेकिन आपको जब जॉइंट शेयर होल्डिंग एक्सरसाइज करनी है तो आपको दूसरे अपना जॉइंट होल्डर का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है तो डाउट्स के अंदर? अब ये तो बच्चों ने खूब अच्छे से रट्टा मार लिया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है पब्लिक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर, मैक्सिमम एक्सक्लूड कर दो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। याद आ रहा है कुछ? 200 का जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो किन किन लोगों को हटा देंगे? अगर जब हम प्राइवेट कंपनी में 200 का लिमिट कैलकुलेट करते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 पूछना आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना? 200। तो इसमें तो एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर ऑफ द कंपनी। बोला उन लोगों को हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो 200 का लिमिट शुरू होते ही बंद हो जाएगा एकदम। जो कंपनी है ना अपना शेयर देना चाहती है, अपना शेयर अपने एम्प्लॉयज को, अब पता लगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, अलॉट कर दिए, 200 से बाहर चले गए एकदम से, तो एम्प्लॉय घूम रहे हैं वहां पर, असली मेंबर ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब देखो समझो, ये थोड़ी ना है कि आपको फंड रेज करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। है प्राइवेट कंपनी को भी है, पर पब्लिक के पास ही जा सकते हो। अच्छा, जब प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिक लोगों से जब फंड रेज कर रही होती है, किससे कर रही है? स्पेसिफिक लोगों से,
तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखता है, तुम लोग क्या देखते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, हमको चिंता नहीं है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट करके ले लो आप। और कंपनीज एक्ट को चिंता किन की है? पब्लिक की। भाई आप एक बात बताओ, आप अपनी पॉकेट से चोरी करके इस नोट को यहां रख लोगे, किसी को चिंता है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेटली तुमने फाइनेंस किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चोरी करना यहाँ पर अलाउड है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट है ये सोच के देखना कि प्राइवेट कंपनी में फंड किनको आता है? प्राइवेट ओनर्स होते हैं। तो वो लोग अगर फ्रॉड चीट कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, इससे पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो कंपनी से कहता है कि भाई, इसलिए तुमको पहले कह दिया कि मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा इसका, 200 रहेगा, लेकिन लिमिट भी लगाएंगे, 200 की लिमिट लगाएंगे। लेकिन ये भी कह रहे हैं, देखो साथ क्या कहता है, जैसे 2 or more person where company to be formed a private company or 1% case of a 1% company, a private company by subscribing their names on his names to the memorandum and comply with the requirements as specified in the। अब यहाँ पर restriction of member की जब बात करें, सेक्शन 2 clause 68 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट इन 1% कंपनी। अब देखो कई लोग, फिर बच्चा कोई बात नहीं सीख रहा है इसलिए गड़बड़ कराता है, लैंग्वेज पढ़ने क्या लिखा हुआ उसमें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी। तो कहता है कि अच्छा, तो ये मैक्सिमम जो लिमिट है इस पे नहीं लग रहा है। और होगा ना 1% में होगा कितना, एक ही आदमी होगा। देखो 1% कंपनीज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ना, बट वो बोलता है जी इसका नाम ही क्या 1% कंपनी। तो यहाँ बुद्धि मत लगा देना, क्या मैक्सिमम कितना हो सकता है। Limited to 200 excluding the present and past employee of the company who continues to be a member of the company, and there is no restriction with regard to the maximum number of members in case of public company। अच्छा, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज को हम क्या ट्रीट करते हैं, काउंट करेंगे, 200 में काउंट नहीं होगा। अच्छा, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय का मतलब ये होगा पहले एम्प्लॉय था, रिटायरमेंट होगा, छोड़ चले गए या कहीं और चले गए, कॉम्बिनेशन अभी भी है, उनको काउंट नहीं करेंगे। दूसरा याद रखिएगा, अगर ज्वाइंट होल्डर्स दे विल काउंटेड एज 1। तो एग्जाम में अगर आ जाता है 200 की कैलकुलेशन में, समझना इस बात को होगा, एक्चुअली कैलकुलेट करो कहीं वायलेशन तो नहीं है। अच्छा एक बात तो समझो, अगर सर वायलेशन कर दिया तो सर हमारी मर्जी, भाड़ में जाए कंपनीज एक्ट, हमने 200 से ज्यादा कर दिए मेंबर, बस हमारा मूड खराब था, मैंने कर दिया। 5% एम्प्लॉय हटा उठने के बाद भी, जॉइंट होल्डर को भी काउंट करने के बाद भी, नाउ वी हैव राइट नाउ 210 मेंबर्स, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है ना। बोला बिगाड़ा है ना हमारा, बोला ठीक है। अब तुम्हारी कंपनी आज से क्या ट्रीट होगी, एज ए पब्लिक कंपनी। अब बोल मैं आ गया, कह रहा है इट्स कंप्लीटली अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वायलेशन है, और उसकी वायलेशन इतनी खतरनाक है, मतलब ये कंडीशंस होती हैं, याद आ रहा है ना, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन, बोलो ना, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशंस। तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, तो ये रिस्ट्रिक्शन है सर, ये तो एक तरीके से कंप्लीटली बोल रहा है कि हाँ अलाउड नहीं है। तो बोला क्या बोले तुमको अभी, आप याद रखना हमेशा, प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ फटाफट से 2 मिनट में। RLP, बस ये लगाओ और आर्टिकल्स बन गया प्राइवेट कंपनी का। एग्जाम के पॉइंट से बोल रहा हूँ, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, RLP लगा हो गया, काफी काम करना होता है। क्या कह रहे हैं, आर का मतलब है रिस्ट्रिक्ट, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं याद करते जाओ फटाफट से, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लिमिट होता है वर्ड, लिमिट। देन रिस्ट्रिक्शन किस चीज की होती है, वो तो प्रोहिबिशन होती है कि इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को। समझो जल्दी से, अब बताना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में सर आर किस लिए होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, किस चीज को करता है बताना, रिस्ट्रिक्ट लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन किस चीज की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। एंड इधर बोल रहे हैं क्या, लिमिट। एल का मतलब क्या है, लिमिट। सर लिमिट का मतलब तो हो गया, लिमिट तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूड प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय, ऑलराइट सर, एंड जॉइंट शेयरहोल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1। प्रोहिबिशन टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब विद सिक्योरिटीज। सर रिस्ट्रिक्शन किस पे है सर, ये बताओ। अरे हमको तो रिस्ट्रिक्शन, अरे तो 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किस चीज की रिस्ट्रिक्शन का वर्ड यूज किया था, किसने किया था? अरे राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई भी उसका मेंबर अपना मर्जी से उठा के शेयर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
इट रिक्वायर्स यू नो व्हाट, इट फर्स्ट इट हैज टू इंटीमेट टू द कंपनी, कंपनी को इंटीमेट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अपना ही कंपनी का मेंबर लोगों को बोलेंगे कोई इंटरेस्टेड है, Yes, sir. शेयर बेच रहा है ये अपना मेंबर। अगर कंपनी का मेंबर ले रहा है वर्ड, अदरवाइज वो क्या कर सकता है, किसी आउटसाइडर को सेल कर सकता है, लेकिन जिस भी आउटसाइडर को करेगा विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड होगा। Yes. ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देगा। तो रिस्ट्रिक्ट टू राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, अदरवाइज हमने देखा कि अब तक ट्रांसफर जो होते हैं शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, शेयर्स तो Yes. फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, फ्री में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, फ्रीली ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पब्लिक कंपनी के इसमें, प्राइवेट में क्या बोल गया वो एकदम, बोला भाई नहीं ऐसा नहीं करने देंगे तुमको। Of course, first you have to intimate to the company and the board of director will company ask to the all existing member of the company, and if any member is not interested to buy such number of shares, then such member can sell such shares to whom outsider, but with the permission of the board of director of the private company. Clear एकदम। तो अभी कभी भी याद रखना है ना, Yes. एक विषय रखो RLP, अब भूलोगे नहीं। Yes. अब RLP याद रहेगा, और RLP में किसी भी RLP की वायलेशन हो गई, तुम कौन बन जाओगे, Public. पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे। क्लियर एकदम। Yes. चलें आगे। अब देखो, जैसे मैंने बताया था जीवन का नियम है आना और जाना, अब ये हो गया जाना। अब मेंबर बन गए थे, अब मेंबरशिप विदाई हो रही है, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझते हैं। देखो एक एक वर्ड अपने आप में कुछ खास कर जाएगा। कहता है अ पर्सन सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी व्हेन हिज नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ, पहला क्या बोला, रिमूव्ड, पहला क्या बोल रहा है वर्ड, रिमूव्ड। क्या हो रहा है, पहला वर्ड क्या आया, रिमूव्ड। रिमूव्ड अगर हो गया उसका नेम, कहां से, रजिस्टर ऑफ मेंबर से। सर कहां से, रजिस्टर ऑफ मेंबर से इसका नेम अगर रिमूव है, बोला ठीक है। विच में ऑकर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, बोला इनमें से किसी भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उसका नेम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब वो देखते हैं, देखो ही ट्रांसफर शेयर्स टू अनदर पर्सन, अब कॉल लॉजिकल है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर एक और इजी करने के लिए बता रहा हूँ, बस ये एग्जाम में मतलब क्या ना, ये तो हिंट के लिए बता रहा हूँ याद रखने के लिए। यहाँ वर्ड अगर आप बड़ा सा लिख दें ट्रांसफर, तो बात खत्म हो जाएगा, फिर इसलिए आप कैच कर सकते हो। तो कह रहा है अगर उसने अपने शेयर कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, एंड ट्रांसफर रजिस्टर्ड बाय कंपनी, हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब ध्यान सुनना, ट्रांसफर होना ही सफिशिएंट नहीं है। हमने सीखा था कि एक बंदा एट द सेम टाइम शेयर होल्डर तो है पर मेंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हुआ। एक बंदा शेयर होल्डर नहीं है लेकिन अभी मेंबर भी है, क्योंकि उसका नेम अभी भी आरओएम में, लेकिन उसने शेयर ट्रांसफर किसी और को कर दिए हैं। अब देखो समझो, यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर के साथ साथ ट्रांसफर्ड एंड रजिस्टर्ड, दो बातें लिख दो, तो बंदा क्या कहलाएगा, मेंबर। ट्रांसफर हो जाना एंड रजिस्टर, ट्रांसफर एंड रजिस्टर्ड। फिर दूसरा बोलता है हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब कंपनी ने कहा रे नालायक, तुमने क्या किया, कॉल्स पे ऑफ नहीं करी, हमने अल्टीमेट क्या करे, तुम्हारे शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट किया तो दर नेम भी गायब। कहता है हिज शेयर्स आर सोल्ड बाय कंपनी टू एनफोर्स लीन। अब उसने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, लीन समझते हैं ना, और अब डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने। अब कंपनी के पास में राइट टू लीन है, तो कंपनी ने कहा चलो मत दो पैसा, हमको एक काम नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लीन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहला क्या देखा था, ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो गया शेयर्स, दूसरा में देखा फॉरफिट हो गया, और हमने देखा ऑफ राइट ऑफ लीन इज एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, he dies and his state however remains liable to for calls। देखो यहाँ पे पहली ब्रैकेट में लिख दिया, बोला क्या हो गया, वो उसका डेथ हो गया। ठीक है, डेथ हो गया। अच्छा एक बात रखना, डेथ हो गया, अब अगर कोई कॉल पेंडिंग थी तो जो भी उसका सेट है, संपत्ति है, वो लायबल रहेगा, उससे रिकवरी की जाएगी। अगर कॉल्स पेंडिंग, मैंने पहले बताया था कि जो अमाउंट है कौन सा, अनपेड ऑन शेयर्स, कैसे ट्रीट होगा, डेथ ट्रीट होगा। क्लियर एकदम। तो फोर्थ सिचुएशन क्या है, डेथ। अच्छा इन सब केसेस में एक बात याद रखना, उससे मेंबर तभी बोलेंगे जब वो नेम उस पर्टिकुलर आर में मेंशन होगा। क्लियर। ही इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड ऑफिशियल साइनी डिस्क्लेम्स हिज शेयर्स। अच्छा आगे बोला डिस्क्लेम्स हिज शेयर्स। अगर रिसीवर है, ठीक है, बट अभी तक क्या नहीं हुआ है, उसका नेम रिसीवर का मेंशन नहीं हुआ में, तो याद रखिएगा वो बेनिफिट्स तो ले सकता है बट एज अ मेंबर नहीं होगा। बात तो लॉजिकल एकदम है ना।
देखो कंपनी को ख्वाब नहीं आ रहा होता है कि वहां कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होगी और वहां जजमेंट हो रहा होगा, कंपनी एकदम से डायरेक्टर एकदम से नींद से उठा, सुनो मैंने अभी भी ध्यान में देखा है कि वहां से जजमेंट होकर लिख देना यार में नेम। ऑफ कोर्स नो, जब तक आप कंपनी को इंटीमेट नहीं करेंगे, कंपनी आपका नेम एंट्री नहीं कर देगा आरएम में, तब तक वो पर्सन ट्रीट नहीं होगा क्या मेंबर। एकदम चलिए फटाफट से बता देगा। पहला किस करा, ट्रांसफर एंड रजिस्टर्ड। सेकंड जल्दी फॉरफिटेड और फास्ट, जल्दी से लीन एक्सरसाइज करा कंपनी, डाई मर गया सर, आगे सर नहीं मर गया, ठीक है आगे और जल्दी, कम ऑन फास्ट, जल्दी डिस्क्लेम। हाँ ऑफ कोर्स या तो रिसीवर, द पर्सन हैज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, मेंबर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट एंड ऑफिशियल साइनिंग और रिसीवर डिस्क्लेम्स हिज शेयर्स, उसने क्लेम कर लिया उसका शेयर्स, क्लियर एकदम ओके। अच्छा इसमें भी देखो, अगर एक ध्यान से देखे ना, इसको ऐसे हाईलाइट करो, इसको ऐसे सर्कल बनाओ, फॉरफिटेड, इनफोर्स अ लीन, डाइज, एडजस्ट इंसॉल्वेंट और ऑफिशियल असाइनी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। अब ये भी लॉजिकल बात है, आपने अच्छा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकते, करोगे तो करंट लग जाएगा, पाप लगेगा, क्यों अलाउड ही नहीं है। तो बोलता है कि क्या अलाउड है, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना, इवन उसकी ड्यूरेशन के साथ भी होता है, शेयर कैपिटल सेपरेट ढंग से बताएंगे, अभी नहीं हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया और रिडीम हो गया जो भी स्पेसिफिक पीरियड था उसका, देन अब क्या होगा, अल्टीमेटली रिडम्पशन होता ही मेंबरशिप गया। Rescinding the contract of membership on the ground of fraud or misrepresentation or a genuine mistake। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ध्यान से। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ये काम नहीं कर सकता, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ये काम नहीं कर सकता कि प्रमोटर ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर रहा हूं, बोला ना हम नहीं कर सकते। ये किसके लिए बोल रहा है, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सर फ्रॉड हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टर वगैरह ने उसको गलत इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, और उसको वो फ्रॉड उसका नॉलेज में आ गया, देन दैट केस ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नहीं कर सकता ये काम। क्या हो रहा है, एंड his shares are purchased either by the another member or by company itself under the order of the tribunal and section 242 section। अब देखो समझना, सेक्शन 242 क्या है यहाँ पे, पहले समझा देते हैं एक बार फटाफट से। क्या है ना, आईसीआई ने यहाँ पे सेक्शन लिख दिया, थोड़ा बहुत हिंट नहीं दिया, उसने सोचा कि ठीक है जब पढ़ाएंगे बता देंगे, हमारी जिम्मेदारी इतनी थोड़ा है। समझो सेक्शन 242 क्या कहता है, वैसे तो बहुत एलिवेटेड सेक्शन है, यहाँ सिर्फ मैं थोड़ा बहुत ही आपको समझाने के लिए बता पाऊंगा। समझो, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन, ठीक है, एंड मिसमैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 242 जो है वो एनसीएलटी को पावर देता है कि अगर उसको लगता है किसी कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो रही है, मतलब कैसी प्रैक्टिस हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, इन दैट केस एनसीएलटी ना ऑर्डर कर सकता है कंपनी को, जिन लोगों का कौन, जैसे यूजुअली कौन सा मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो क्या कहता है एनसीएलटी, सुनो, एनसीएलटी कहता है सुनो, मेजॉरिटी मेंबर्स, वहां पास बहुत सारा शेयर है ना, या कंपनी जो बेचारा गरीब लोग है, गरीब लोग का मतलब माइनॉरिटी, गरीब नहीं कह रहे माइनॉरिटी के, उन लोगों के शेयर्स तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। और पकड़ मारा है, अब जब उन लोगों का शेयर खरीद लिया जाएगा तो उनकी मेंबरशिप वहां पे खत्म हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है, बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर। अभी इतना सा कहा है, इतनी सी बात नहीं, इसमें बहुत सारी पावर्स है जिसके अंदर कई सारे ऑर्डर पास कर सकती है। तो उसमें से सेक्शन 241 के अंदर उसमें यहाँ पर एक पावर मैंने आपको बताई एनसीएलटी की, जहां पर पावर जो है टर्मिनल की वो ऑर्डर करेगी कि मेंबर्स को, मेजॉरिटी मेंबर्स को, ठीक है, या फिर कंपनी को कि माइनॉरिटी के शेयर्स तुम परचेज करो। क्यों परचेज करो, क्योंकि तुमने क्या किया है, अनफेयर प्रैक्टिसेस की हैं, ठीक है। आई कहता है मेंबर इज अ कंपनी व्हिच इज बीइंग वाउंड अप इन इंडिया, अदर लिक्विडेटेड डिस्क्लेम्स द शेयर्स। ऑफ कोर्स कंपनी ही मेंबर था और लिक्विडेशन में चला गया, अब वहां पर लिक्विडेटर ने क्या कर लिया, क्लेम्स कर लिए शेयर्स कि भैया लाओ इनको बेचो, वो मेंबर भी, मेंबरशिप कंपनी का भी गया। एंड कंपनीज लास्ट में बोल रहा है बाउंड अप, कंपनी खत्म हो गया अगर मेंबर है। कौन सा कंपनी, जिसका शेयर लेके बैठे थे, पता लगा आपने जिस कंपनी ने शेयर ले रखा था वही नहीं है, तो फिर काहे की मेंबरशिप। नाउ though one ceases to be a member, he remains liable as a contributory and is also entitled to the shares in, of course, in a surplus if any। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या कह रहा है,
though one ceases to be a member, he remains liable as a contributory and is also entitled to share in the surplus if any. सर ये क्या बात हुई, मैंने पहले शेयर लिए, मैं मेंबरशिप छोड़ चुका हूँ और अब कह रहे हैं मुझसे कि मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी बनूं यहाँ पर। ऑफ कोर्स एक कॉन्सेप्ट याद करो, तुमने कहाँ ऐसे कसम खाई थी कि हम कंपनी की वाइंड अप अगर हुई उस टाइम पर तुमको पैसा देंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में तुम ध्यान नहीं दिया था, और ऐसा भी हो सकता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, तो वहां पर तुम्हारा गारंटी वाला अमाउंट कब सामने आता निकल के, जब आप कंपनी वाइंड अप होने जा रहा होता है, तो याद रखिएगा जब कॉल की जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है कि कंपनी क्या कर सकता है, आपने मेंबरशिप तो सीज कर दिया, ठीक है, बट कंपनी ने इन पार्ट्स अगर फ्यूचर में पैसा मंगाती है तो कुछ पैसा आपसे मंगाएगा शेयर कैपिटल का अभी, और कुछ फ्यूचर में मंगाएगी, तो आपकी लायबिलिटी अभी भी वहां पेसिस्ट है। बट यूजुअली देखा जाता है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अगर उसका ये थोड़ा कि तुमने कसम खा ली जब तक कंपनी नहीं मरेगी मैं छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन आज उसकी आप मेंबरशिप होल्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट क्योंकि आपने मेमोरेंडम में ऐसे गारंटर नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूटरी रहेंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि तुमसे पैसा तो खींच ले जाएगा, नहीं, अगर सरप्लस बचेगा कब, एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ना, अपनी का एसेट्स वगैरह बेच दिया, पैसा बचा, तो तुमको सरप्लस में पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इस लालच से ही कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाना। बात पकड़ में आ रहा है? कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वाला। चलो एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपल्शन आपने कॉन्सेप्ट तक खूब हमने सुना, पढ़ा, देखा, समझा कि अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि पर्टिकुलर डायरेक्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, उनके पास पावर होती है उसको एक्सपल्ड करने की, कंपनी से निकालने की। अगर उल्टा होने लग जाए तो कि मेंबर्स को डायरेक्टर लोग बाय इंसर्टिंग द प्रोविजन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन निकालने लग जाए तो बोले चलो निकलो, नहीं आया बात पकड़, समझे वापस क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मेंबर को निकाल सकता है कंपनी से? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई अगर देखा जाए कंपनी की जुरिस्प्रूडेंस को अगर देखा जाए तो मेन जुरिस्प्रूडेंस क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस जिन्होंने मिलके बनाया है, आप उन्हें उठा के बाहर फेंक रहे, बोला एक्सपर्ट कर दो उसको। नहीं नहीं, हाँ एक इंटरेस्टिंग एक चीज जरूर बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए और वो एलिजिबल है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको अलाउ कर रहा है, भाई लीगल कैपेसिटी है टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। बट मान लीजिएगा वो जो पर्सन कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, बना नहीं है अभी, बनना चाहता है, वो हमारी कंपनी के कॉम्पिटिटर का पता लगा, वहां का कॉम्पिटिटर के अंदर उसने शेयर होल्डिंग कर रखी है, मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है, या कहीं ना कहीं कोई सेंसिटिव पोजीशन पे वहां बैठा हुआ है, और वो हमारे कंपनी का क्या बनना चाहता है? मेंबर। डायरेक्टर लोग उसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि भाई हम तुमको मेंबर नहीं बना सकते, ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, अब एक पर्सन मेंबर बन गया है और डायरेक्टर को लगता है कि यार ये सवाल बहुत पूछता है यार मीटिंग में लगा के, जब भी जनरल मीटिंग होती है सवाल पे सवाल पूछता है, परेशान करता है, बात पकड़ में आ रहा है ना? बोला इसको क्या निकाल दो यार, बोला अभी आर्टिकल में प्रोविजन डालो, ज्यादा चपड़ चू करने वाले मेंबरों को हम अलाउड नहीं करेंगे, इन्हें निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अरे भैया कंपनी जिसकी वजह से बनी है उसको तुम एक्सपर्ट कर रहे हो, बात पकड़ में आया? तो एक्सपल्शन ऑफ मेंबर अलाउड ही नहीं है। कौन कह रहा है? मैं भी कह रहा हूं, लेकिन सेक्शन में लिखा हुआ है। मैं जो कह रहा हूं कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। और वो बोल रहा है साफ क्या बोल रहा है कि सुनो ऐसा है, ये मेमोरेंडम देखो, आर्टिकल्स किसको ओवरराइड नहीं कर सकता? मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम किसको ओवरराइड नहीं कर सकता?
कम्युनिस्ट एक्ट को, और कम्युनिस्ट एक्ट किसको ओवरराइड नहीं कर सकता? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, बात पकड़ में आया है? तो इतना भावनाओं में मत बहन जाना कि तुम आके लिख दो आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ द मदर ऑफ ऑल लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके बियॉन्ड तो नहीं बन सकता। तो क्या आर्टिकल अपनी मर्जी से मेमोरेंडम के बियॉन्ड यूज दे देगा? नहीं। मेमोरेंडम में कम्युनिस्ट एक्ट के बियॉन्ड लिखा हुआ है कुछ? नहीं। कम्युनिस्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड लिख देगा कुछ? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो जुरिस्प्रूडेंस है अगर देखा जाए किसकी कंपनी की, वो बेसिकली है किसके ऊपर? मेंबर से केसेस में। अब देखो इसको ध्यान समझना। लेकिन बाद में डायरेक्ट उनकी नॉलेज में आता है कि ये वो कॉम्पिटिटर का है ना, तभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, एक्सपर्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई ना भाई, वो कंपनी के लिए तो मेमोरेट होगा। अब ये देखा जाएगा कि वो किस तरह की शेयर होल्डिंग कर रहा है और उसका बिहेवियर क्या है। अभी यही तो बताए थे, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, देखो ऐसे भी केसेस होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऐसा भी तो होता है ना, मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है और एक है XYZ लिमिटेड। ठीक है भाई, इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रही है कि मान लीजिएगा सर वो यहाँ पर इस कंपनी में मेंबर है और इसमें भी मेंबर बन गया, ठीक है, और ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। अब ये जो यहाँ मेंबरशिप इसने होल्ड कर ली है, सर ये गड़बड़ करता है। यहाँ पे जितना भी ज्ञान यहाँ से लेता है XYZ लिमिटेड से, वो सारा का सारा ज्ञान कहाँ लगाता है? ABC लिमिटेड में। ज्ञान लगाना अलाउड है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहा है वो कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स XYZ लिमिटेड के बेनिफिट्स में होने चाहिए थे, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयरली किसके पास जा रहे हैं? ABC लिमिटेड के पास। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रखना, अगर उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है तभी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बोर्ड के डिसीजंस को। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है नहीं और वो बोर्ड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है, बात पकड़ में आ रहा है, तो हमको कोई खतरा नहीं है उससे। बात पकड़ में आया? कोई खतरा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है भाई, आज का डेट में आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मेरा खुद का एक आपको चीज समझेगा। ठीक है, इतना तो शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन एग्जांपल देके बता रहे हैं। ठीक है, कि एयरटेल का नाम सुना है, ठीक है, और इधर साइड साइड अगर मैं आपको बताऊं, आपने वोडाफोन आइडिया का भी नाम सुना होगा, कॉम्पिटिटर है। आपने इसका भी होल्डिंग कर रखा है, आपने इसका भी होल्डिंग कर रखा है। बात पकड़ में आया? अच्छा, आपने टाटा, ठीक है, जो बेसिकली डोमेस्टिक कार्स में डील करती है, ठीक है। अच्छा, इधर आ गई महिंद्रा या मारुति, आप तो ये लोग भी तो कॉम्पिटिटर है। बात पकड़ में आ रहा है? कॉम्पिटिटर है। यहाँ इनके क्या शेयर नहीं ले सकते हम? अलाउड है। बट मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर वो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसे हम वैसे ही बोलेंगे कि भैया ये तो क्या कर रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में लेगा खींच के, कि अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है ये, इसके ऊपर एट अ कॉस्ट ऑफ मिनॉरिटी प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो छोड़ेंगे नहीं हम। मतलब हम छोड़ेंगे, मतलब कम्युनिस्ट नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस केस में भी कहता है कि अगर बोर्ड डायरेक्टर एप्लीकेशन रिसीव किए हैं किसी पर्सन का और वो दूसरा जो जहां से वो है उसका कॉम्पिटिटर है उस कंपनी का, और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारी इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकता है। एक वैलिड ग्राउंड है ये रिफ्यूज करने का, इसको उसको एज ए मेंबर रजिस्टर्ड करने पे। बट अगर वो रजिस्टर्ड हो गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स लेना चाहता होगा तो यहाँ पर फिर हम ये मानेंगे ना, समझो कि वो ट्रीट किससे से होगा, वो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। फिर उसके लिए हम अलग कहानी सुनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अलग प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रीजन क्या है कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर है, उससे हम डर है, इससे हमको डर लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब ये अगर इस तरह से ले रहा है तो एस्पेक्ट्स हैं, कंपनी पब्लिक कंपनी है और अगर लिस्टेड है उसके लिए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी दिखनी पड़ेंगी। क्लियर? बट इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है हमको, कंपनी के डायरेक्टर लोग ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल्स में नहीं डाल सकते हैं जो मेंबर को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। देखिए, a controversy had arisen as to whether a public limited company, वो पहले बोल दिया वर्ड public limited company, हाईलाइट कर लीजिएगा, had power to insert an article in the articles of association relating to expulsion of a member by board of directors of the company where the directors were of view that activities or conduct of such member were detrimental to the interest of the company। बोला एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया कि क्या आर्टिकल्स के अंदर एक आर्टिकल या क्लॉज जैसे बोलते हैं, क्लॉज प्रोवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्टर्स कि ये मेंबर का बिहेवियर कंडक्ट अच्छा नहीं है, ये डिट्रीमेंटल है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो क्या हम उसको
एक्सपर्ट कर दें, बोलो ठीक है, लेट्स सी। Department of Company Affairs, now Ministry of Corporate Affairs, clarified that an article for expulsion of a member is opposed to the fundamental principle of the company jurisprudence and is ultra vires the company. पहला क्या बोला? बोला जो कंपनी जिस बेस पे खड़ी है, कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से है, बोला उसके प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया। The reason being that such a provision against the provisions of Companies Act relating to the right of a member in a company, power of the central government is appellate authority under section 111 of the act, the power of the court under section 107 and 397, sorry 395, 397 of the Companies Act 1996। अभी क्या सेक्शन है? 58, 48, 255, 235 and 241। अभी डिटेल बताता हूँ सारा। अब यहां से इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, सेक्शन 6 से जा रहा है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द Act overrides the memorandum and articles of association and any provision contained in these documents repugnant to the provision of the Companies Act is void। बोला एक्ट क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स को। और अगर कोई भी प्रोविजन इन डॉक्यूमेंट्स में आपने प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोविजन में प्रोवाइड किया हुआ है ना, बोला क्या कर देगा? उसे वॉइड ट्रीट करेंगे हम। अगर कोई भी प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल्स में है जो क्या कर रहा है? एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, वो प्रोविजन ही वॉइड हो गया। क्लियर? डिपार्टमेंट क्या कहता है? That any assumption of the power by the board of director to expel the member by alteration of article of shall be illegal and void। पता लगा डायरेक्टर लोगों ने कोई भी किसी भी तरीके का प्रोविजन इंसर्ट कर दिया है ना, बोला ये तो गड़बड़ है। क्लियर? अब कहता है एज पर आर्टिकल 4141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India। पहला तो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखो, आर्टिकल 141 कहता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, याद रखिए जजमेंट किस बात में बोल रहे हैं? लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये कौन सा मैं समझाऊंगा। यूजुअली क्या होता है, मान लीजिएगा जब कोई जजमेंट कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो जजमेंट बाइंडिंग बन जाता है सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे इंडिया में, मतलब जितने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। Any provision pertaining to the expulsion of member by the management of a company which is against the law as laid down by the Supreme Court will be illegal and ultra vires। सुप्रीम कोर्ट चीख के कह रही है क्या होगा? ये इलीगल होगा और अल्ट्रा वायर्स है। क्या हो रहा है? In the light of the aforesaid position, it is clarified that assumption by the board of director of a company of any power to expel a member by the amending its article of session is illegal and void। कितनी बार कह रहा है, बार बार देख लो, समझ लो, illegal and void, illegal void। assumption का मतलब है कि assumption का मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि इन एनी केस किसी तरीके से वो क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में हो सकता है एक सवाल आ गया होगा, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मान लीजिएगा जिसको शेयर्स दिए गए ना, एग्जांपल दे रहे हैं ना, हद से हद क्या हो सकता है? वो टेररिस्ट से निकला, जिसको शेयर्स अलाउड कर रहे हैं वो क्या निकला सर? टेररिस्ट। क्या अब डायरेक्टर इफेक्ट जानने के बाद भी उसे मेंबर बना के रखेंगे? सोच कर देखो। मैं ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, या अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें, वो किसी ऐसी कंट्री का है जो कंट्री एट वॉर है। ये सब चीजें समझा चुका हूं वैसे तुमको मैं, तुम कंफ्यूज मत होना कहीं तुम वहां जाके सेक्शन से लगा दो, नहीं लिखा हुआ जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझना, वो कॉन्सेप्ट साफ साफ कह रहा है। कंपनी एट वॉर होता है तो उस टाइम में मानते हैं कि राइट सस्पेंड हो जाते हैं, मेंबर के राइट सस्पेंड होता है। कोई टेररिस्ट है और ये बात फैक्ट नॉलेज में आ गया तो ऑफ कोर्स यार सोचने वाला बात है ये क्या है। मेरे पास कुछ ऐसे खतरनाक बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, बट पूछा करो, मुझे मेरी तरफ से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना सेक्शन 6 ने डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 6 डिफाइन कर रहा है कि एक्ट की पावर को लेके एक्ट जो है वो ओवरराइड कर सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स को। तो क्या आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन है? तो अब क्योंकि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ जो कि कंपनी का पूरा है, वो क्या कह रहा है कि भाई मेंबर्स जो हैं कंपनी के दे हैव अ राइट, ठीक है, और वहीं पर अगर आप इसकी वायलेशन कर रहे हो तो आप एक्ट की वायलेशन कर रहे हो, तो वो उसके लिए बोला सेक्शन 6 कहता है नहीं, एक्ट को ओवरराइड कर सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स को, बट ये उल्टा नहीं हो सकता कि आपने कोई प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वही क्लॉज जो होगा प्रोविजन क्या हो जाएगा, वॉइड ट्रीट होगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है?
चलो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे।